नमस्कार साथियों, मैं हूं डीएस सैनी, आप सभी का साथी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, सभी को राम राम साहब। प्यारे दोस्तों, हमने कल एक नई सीरीज चालू की है इस चैनल पर, और इस चैनल पर जो नई सीरीज है वो आपको मैंने कल ही बात कर ली थी काव्य शास्त्र की, और काव्य शास्त्र पर अपन चर्चा कर रहे थे साथियों। तो काव्य शास्त्र अपन पढ़ने वाले हैं। काव्य शास्त्र में हमने कल की क्लास में, छोटी सी क्लास में, बहुत कुछ समझने की कोशिश की है साथियों। ये मैं आपको काव्य शास्त्र सीरीज चला रहा हूँ। जो काव्य शास्त्र की जो सीरीज है, आपकी आपकी आरपीएससी के लिए ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका नेट है, सेट है ना। इसके अलावा नेट सेट के अलावा आपका केवीएस है, टीजीटी पीजीटी है, एनवीएस है। जहाँ भी काव्य शास्त्र से संबंधित टॉपिक है वहाँ पर काव्य शास्त्र आपका आता है। तो काव्य शास्त्र में साथियों, कल मैं आपको छोटी सी क्लास में बहुत कुछ बता गया था, उसको मैं 1 मिनट में, 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ, फिर उससे आगे मैं चलता हूँ। साथियों, काव्य शास्त्र की शुरुआत की थी अपन ने। सबसे पहले काव्य शास्त्र की परिभाषा को पढ़ी थी कि काव्य के गुण और अवगुणों की समीक्षा करने वाली विधा है वह काव्य शास्त्र है ना। इसके बाद में मैंने कहा था कि काव्य शास्त्र की शुरुआत वेदों से ही हो गई थी, ठीक है ना। ब्रह्मा जी ने जब वेदों को रचा तो काव्य शास्त्र के थोड़े बहुत लक्षण आपको वहाँ पर भी दिखाई दिए, यानी जो समझते थे, जो पढ़ते थे वेदों को, वहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन विद्वान आपके जो भरत मुनि हैं, उन्होंने एक रचना लिखी है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा है। तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इस नाट्य शास्त्र में करीबन 6000 श्लोक है, 36 अध्याय है। इस नाट्य शास्त्र में इसका काव्य शास्त्र का उल्लेख मिलता है, ये हमने कल पढ़ा। लेकिन इसका विधिवत विवेचन या वैज्ञानिक विवेचन है, या जिसका प्रयोग किया गया है काव्य शास्त्र का, वो आचार्य भामे ने अपनी रचना काव्य अलंकार में किया है। तो ये 6वीं सदी के आचार्य थे। तो काव्य अलंकार से लेकर के रुद्रट की रचना काव्य अलंकार सूत्र या काव्य अलंकार भी नाम मिलता है। यहाँ तक इस काव्य शास्त्र का नाम अलंकार शास्त्र था। इसके बाद में इसका नाम इन्हीं अलंकार शास्त्रियों ने सौंदर्य शास्त्र रख दिया, और बाद में राजा भोज कहे या भोजराज कहे, यहाँ तक इसका नाम पड़ गया काव्य शास्त्र, और आज भी ये नाम प्रचलित है काव्य शास्त्र। ये मैं आपको कल पढ़ा गया था। इसके बाद में आचार्य भरतमुनि को हमने पढ़ा। आचार्य भरतमुनि के नाट्य शास्त्र की बात की हमने, इसकी सदी की बात की, ईसा से दूसरी, है ना, ईसा पूर्व दूसरी सदी आपकी इसकी इसका जो वक्त है, टाइम है, वो माना जाता है। और नाट्य शास्त्र इनकी रचना, जिसे पंचम वेद कहा जाता है, ये मैंने आपको बताई दी है। तत्र विभाव अनुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति, इन्होंने रस सूत्र दिया है, जो नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में मिलता है। 17वें अध्याय में इन्होंने 4 अलंकारों को स्वीकार किया है, यमक, रूपक, दीपक और उपमा को। ये मैं भी आप कल बता चुका हूँ। इस पर एक टीका भी लिखी है अभिनव गुप्त ने, अभिनव भारती नाम से, नाट्य शास्त्र पर। ये टीका को भी आपको ध्यान रखना है। रसों की संख्या 8 ही मानी है। कुछ विद्वानों ने शांत रस को मिलाकर 9 रस माने हैं। वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। तो भरत मुनि के बारे में सारी बातें मैंने की। शांत रस को 9वां रस किसने माना है? तो उद्भट ने माना है। क्लियर है? ये मैं बता चुका हूँ। इसके बाद में मैंने आपको भामे पढ़ाया, भामे की सदी 6वीं सदी याद करवाई। और 6वीं सदी के बाद में साथियों मैंने कहा था कि इनकी रचना है भामे की काव्य अलंकार, और एक इनकी विशेष परिभाषा रटवाई थी, वो मैंने आपको रटवाई थी। कौन सी? शब्दार्थो सहितो काव्यम। और अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामे है। ये बात मैं आपको कल कर गया था। वक्रोक्ति अलंकार को अलंकारों का मूल माना है किसने? आचार्य भामे ने। ये सारी बातें हो गई थी। अब इसके बाद में 6वीं सदी के बाद में 7वीं सदी के आचार्य आते हैं, उनको आज अपन पढ़ना चालू करते हैं। तो देखो, 7वीं सदी का जो आचार्य है वो कौन है? आचार्य दंडी। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, आचार्य दंडी से अपन आगे पढ़ना चालू करेंगे। आचार्य दंडी, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करके लिखा रहा हूँ। आचार्य दंडी है, और इनकी सदी बात करें तो 7वीं सदी के आचार्य। कैसे याद रखना है? ध्यान रखेंगे। 7वीं सदी कैसे याद रखनी है आपको? 7वीं सदी को कैसे याद रखना है? देखो, ये मैंने बनाया द, और द में ही 7 छुप रहा। देखो ये द, और ये देखो ये 7 छुप रहा नहीं यहाँ पर। तो बस यहीं से कोई तुक्का लगा के आपको याद करना। भाई पीएचडी हमको करनी नहीं है, परीक्षा में उत्तर सही करना है। तो हमने द में से 7 बना लिया, ये द और इसमें से 7।
बन गया ना 7। तो 7वीं सदी के आचार्य है और दै से ही दंडी है, दै से ही दर्श याद रख लेंगे। इनकी जो रचना है उसका नाम है, दंडी की रचना का नाम है काव्यादर्श। काव्यादर्श। तो दै से ही दर्श, दै से ही दंडी, दै में से ही 7वीं सदी हो गई ना याद। बताओ आप कहाँ दिक्कत आई है आपको, इतनी सरल है ना। काव्यादर्श इनकी रचना है और इनकी एक ही परिभाषा, वो ही सबसे फेमस है और उसी के बारे में पूछा जाता है। और एक विशेष बात ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ये अलंकारवादी आचार्य है। अलंकारवादी आचार्य है। ये बहुत परेशान करते हैं इस प्रकार के सवाल। अलंकारवादी आचार्य है। अलंकारवादी आचार्य हैं। अब ये मैं आपको लास्ट में जब पढ़ाऊंगा तो एक साथ में ये लिखा दूंगा कि अलंकारवादियों की ट्रिक क्या है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। रसवादी आचार्य कौन कौन से हैं मैं ट्रिक लिखाऊंगा आपको। राजा ने दो नाथों को भोजन पर बुलाया और रस पिलाया, बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, ये आपके रसवादी आचार्य हो जाएंगे। राजा ने दो नाथों को, राजा से राजशेखर है ना, दो नाथ से विश्वनाथ और आपका जगन्नाथ है, दो नाथों को भोजन पर, भोजराज है ना, भोजन पर बुलाया और रस पिलाया, रसवादी आचार्य। बस ये सारे रसवादी आचार्य है ना। और ये अलंकारवादी आचार्य अलग से रटवा दूंगा ऐसी एक ट्रिक से। तो देखो आचार्य दंडी है 7वीं सदी और काव्यादर्श इनकी रचना है, और अलंकारवादी आचार्य है। और मूल जो इनकी परिभाषा है वो आपको याद रखनी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना है वो इनकी कौन सी परिभाषा है, तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। देखो काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान, करान अलंकारान, अलंकारान। देखो काव्य शोभा करान अलंकारान, इसकी सरल सी परिभाषा आती है, करान धर्मान, काव्य शोभा करान अलंकारान धर्मान प्रक्षते। ये प्रक्षते, ठीक है। ये इनकी परिभाषा है, यानी काव्य की शोभा करने वालों को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा करने वाले, काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब काव्य ही है, अलंकार कहते हैं। ऐसी परिभाषा इन्होंने दी है जो आपको बार बार पूछी जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पर इसका ऐसे मिलता है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, है ना, कहीं कहीं पर इसका ऐसा मिलता है। कभी कभी ये आगे पीछे भी दे देते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं बताऊंगा आपको। ऐसे देखो, काव्य शोभा करान धर्मान, ज़्यादातर बेहतर विद्वानों ने इसको माना धर्मान अलंकारान, अलंकारान प्रक्षते। ये ज़्यादातर जगह पर ये परिभाषा भी इसकी मिलती है। तो देखिए, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, ऐसा किसने कहा है, दंडी ने। बस ये 3-4 बात ध्यान रखनी साहब। ये परिभाषा कैसे याद रहेगी, तो देखो अपन ने दै से याद किया 7वीं सदी, दै से ही दर से याद किया, और दै से ही दै के पंचम वर्ण याद रख लो। देखो करान धर्मान अलंकारान, तैथे दे न, तैथे दे न, तैथे दे न। इस तरीके से अपन ने केवल दंडी से ही पूरे दंडी को याद कर लिया। कर लोगे याद, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगले आचार्य के रूप में आते हैं उद्भट, और उद्भट को देखेंगे अपन, तो ये 7वीं सदी का आचार्य है। अगले आचार्य है वो अपन ने देखो पहला आचार्य पढ़ा है भरतमुनि, दूसरा भामह, तीसरा अपन ने पढ़ा है दंडी को, और चौथा अपन पढ़ रहे हैं उद्भट को, उद्भट। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास याद नहीं रखना, केवल इसकी रचना और सदी याद रखनी है। तो देखो आपने इसकी सदी कैसे याद करनी है, ये आपने ऊ बनाया और ऊ में से आपने 2 जीरो बना दिया, ऐसे 8 बन गया। बस अपन को कोई न कोई तुक्का लगाना है और याद कर लेना है। तो सदी कौन सी हो गई इनकी, 8वीं सदी के आचार्य। कौन सी सदी के आचार्य है, 8वीं सदी का आचार्य है। और इनकी जो रचना है वो है आपकी अलंकार सार संग्रह। कौन सी है, अलंकार सार संग्रह। तो ये हो गई आपकी अलंकार सार संग्रह।
अलंकार सार संग्रह, सार संग्रह। क्लियर हो गई बात। तो ये इनकी रचना, इनका ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है। तो 7वीं सदी के आचार्य दंडी है ना, काव्यादर्श अलंकारवादी आचार्य, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, और काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। और बात करें अपन किसकी, उद्भट की, तो उद्भट की आपको सदी है 8वीं सदी याद रखनी है। अलंकार सार संग्रह इनकी रचना का नाम याद रखना है। इसके बाद में आचार्य वामन, देखिए इसके बाद में अपन 5 नंबर पर पढ़ते हैं आचार्य वामन को। तो देखो ये लिख दिया मैंने आचार्य वामन, क्या लिख दिया मैंने, आचार्य वामन। वामन में भी आपको सदी कैसे याद रखनी है, यही ध्यान रखना है। वामन से देखो वैसे ऐसे बै है, बै में ये मिला दो, ऐसे कैसे, तो यहीं से 8 बना दो, वैसे वैसे जैसे उद्भट को बनाया आपने। तो इनकी भी सदी कौन सी है, 8वीं सदी है। कौन सी सदी है इसकी, 8वीं सदी के आचार्य है। और वामन की जो रचना है, तो देखो कोई बामन हो आप में से तो बुरा मत मानना, केवल मैं तो याद कराने के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि बामणों की रीति अलग अलग होती है। बामण सूत्र पहनते हैं सूत गले में, है ना, देखा होगा आपने। तो देखो ऐसे कैसे आपको इसकी रचना याद रह जाएगी, है ना, बामन की रचना याद रह जाएगी। बामन की रचना कौन सी है, तो इनकी रचना या आप कहें ग्रंथ इनका, तो इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, काव्यालंकार। देखो काव्यालंकार, यहां तक की बात करें तो ये आचार्य भामे का है, और सूत्र लगा दे तो रुद्रट का है, और व्रति लगा दे तो ये बन जाएगा वामन का। व्रति का मतलब रीति, सूत्र व्रति, बामणों की रीति वृत्ति, है ना, रीति बामणों की रीति अलग अलग होती है। तो सूत्र व्रति ये पूरा देखो, पूरा का पूरा काव्यालंकार रचना है वो किसके, भामे की है। सूत्र लगा दे तो रुद्रट की, और व्रति और जोड़ दिया तो वामन की है, ऐसे याद रखोगे। तो काव्यालंकार सूत्र व्रति इनकी रचना है, इनका ग्रंथ है, ध्यान रखोगे। और मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि बामणों की रीति अलग अलग होती है, बार बार मैं बोल रहा हूं, तो आपको ध्यान रखेंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं बार बार में कि अपन को याद करने के। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य वामन है। कौन है, आचार्य वामन है। क्लियर है, याद रख लोगे। तो आचार्य वामन 8वीं सदी के आचार्य है, ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है, और रीति संप्रदाय के क्या है, प्रवर्तक है। बार बार पूछा जाता है। और देखिए ध्यान से, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है। ये भी आपको कई बार सवाल पूछा जाता है कि काव्य गुणों की संख्या, काव्य गुणों की संख्या, काव्य गुणों की संख्या, काव्य गुणों की जो संख्या है इन्होंने वो कितनी मानी है, 20 मानी है। कितनी मानी है, 20 मानी है। और 20 में से 10 तो शब्द 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 गुण है, और 10 अर्थ गुण है। 10 शब्द गुण है, 10 शब्द गुण है, और 10 ही आपके अर्थ गुण है। इस प्रकार से इन्होंने गुणों की संख्या जो मानी है, काव्य गुणों की संख्या जो मानी है वो कितनी मानी है, 20 मानी है। सवाल आपसे पूछ सकता है। और इन्होंने एक नया काव्य गुण और माना है, कांति नाम का। क्या नाम का मानना, कांति नाम का नया काव्य गुण माना है। काव्य गुण, नया काव्य गुण। तो देखो नया काव्य गुण, नया काव्य गुण माना है, नया काव्य गुण माना, किसको माना है, कांति को। कांति नाम से एक नया काव्य गुण माना है। अब इनकी एक प्रमुख परिभाषा है वो याद रखनी है, वही वेरी मोस्ट है। और वो भी वेरी मोस्ट है, ऐसी कैसी है जैसे दंडी की है। तो कभी कभी हम चक्कर में फंस जाते हैं कि दोनों दंडी में इसमें अंतर ही नहीं कर पाते। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, तो इनकी परिभाषा कौन सी है, ध्यान रखेंगे। काव्य शोभाया, काव्य शोभाया कर्तारो, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, धर्मः गुणा। तो देखो धर्मः गुणः ये परिभाषा किसकी है बताओ, ये किसकी है परिभाषा, पूरी की पूरी परिभाषा किसकी है, ये आचार्य वामन की है। तो देखो मैं कितनी सारी चीज ध्यान रखा रहा हूं आपको। बै में से ही 8वीं सदी बना ली, ब्राह्मणों की रीति से सूत्रव्रति याद रख ली, रीति से रीति संप्रदाय याद रख लिया। और भाई ब्राह्मणों में तो बहुत सारे गुण होते हैं, ऐसे याद रख लेंगे। भाई ब्राह्मणों में तो बहुत सारे गुण होते हैं। अपने फेरे पड़वाते हैं ना, अपनी शादी करवाते हैं तो कौन करवाता है, ब्राह्मण ही तो करवाता है, बताओ आप, हैं। तो ये देखो ये ब्राह्मणों की रीति अलग अलग होती है। और दोष रहित वाक्य,
काव्यम, एक परिभाषा और याद रख सकते हो आप, दोष रहित वाक्य काव्यम, दोष रहित वाक्य ही काव्य है। ये परिभाषा भी आपके आचार्य वामन ने दिया, अगर याद रखना चाहते हो तो। 52 से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दी है। तो आपकी दूसरी सदी के आचार्य भरतमुनि हो गए, सातवीं आपकी छठी सदी के आचार्य भामह हो गए, सातवीं के दंडी हो गए, आठवीं के उद्भट हो गए, फिर आठवीं के 52 हो गए। अब बताओ कौन सी सदी आएगी? 9वीं सदी। तो 9वीं सदी में दो आचार्य अपन को कम से कम दो तो याद रखने ही है, वो कौन से हैं? तो देखो सबसे पहले आपका नंबर आता है रुद्रट का, रुद्रट, आचार्य रुद्रट। तो देखो ये लिख दिया मैंने आचार्य रुद्रट, आचार्य रुद्रट, ये लिख दिया मैंने आचार्य रुद्रट। तो आचार्य जो रुद्रट है, तो आचार्य रुद्रट में से देखो आपको 9वीं सदी कैसे याद करनी है, ये रू में से ये निकाल लो, 9 हो गया ना याद। तो देखो इनकी सदी कौन सी है, तो 9वीं सदी है, ये 9वीं सदी है। अब बताओ किसको याद नहीं रहेगा, कभी भूल जाओ तो गारंटी है मेरी, है ना। 9वीं सदी है। और रुद्रट की रचना कौन सी है, तो रुद्र से सूत्र। तो देखो 9वीं सदी है और आपको यहाँ याद रखना है, देखो कई कई जगह पे इसकी रचना का ग्रंथ का नाम है, वो कहीं कहीं पर तो काव्यालंकार ही मिलता है, काव्यालंकार, काव्यालंकार ही मिलता है कहीं कहीं तो, लेकिन कहीं कहीं पर काव्यालंकार सूत्र इसका नाम मिलता है। तो आपको ध्यान रख लेना है दोनों में से, लेकिन ज्यादातर मिलता है वो काव्यालंकार सूत्र ही इसका नाम मिलता है, काव्यालंकार भी मिलता है। तो अपन काव्यालंकार देखो रुद्र सूत्र, रुद्र सूत्र, तो काव्यालंकार सूत्र, ये रुद्रट की रचना हो गई। रू में से 9 निकाल लिया, 9वीं सदी हो गई, ये हो गई। अब इसकी जो परिभाषा है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी परिभाषा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं परिभाषा लिखता हूं, देखो इनकी ये परिभाषा है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ननु शब्दार्थो काव्यम, क्या है? ननु, बहुत ज्यादा आती है भाई, ननु शब्दार्थो, ननु शब्दार्थो, ननु शब्दार्थो काव्यम, बस इतनी सीख है और बार बार में पूछी जाती है, ननु शब्दार्थो काव्यम, इतनी सीख परिभाषा बार बार में पूछी जाती है। ननु शब्दार्थो काव्यम यानी शब्द और अर्थ के मिलाप को ही काव्य कहते हैं, ऐसा अपन ने भामह में भी पढ़ा है। बात केवल कहने का मतलब फर्क है, बस केवल परिभाषा का। ननु शब्दार्थो काव्यम ये परिभाषा आती है, और इन्होंने लाटी रीति को चौथी रीति माना, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो रुद्रट ने, रुद्रट ने लाटी रीति को, कई बार सवाल पूछा गया है कि रुद्रट ने चौथी रीति कौन सी मानी, लाटी। तो देखो लाटी रीति को, लाटी रीति को चौथी रीति माना है, चौथी रीति माना है ना भाई। बस ये इतना सा याद रखना है भाई, किसके बारे में? आपको आचार्य रुद्रट के बारे में, यानी आचार्य रुद्रट के बारे में अपन ने ये आचार्य पढ़ा है 5वां, और ये पढ़ लिया अपन ने 6वां आचार्य। रख लोगे याद, कोई दिक्कत है? एकदम सीधा सा इसकी जो चीज है मुख्य मुख्य वो याद करनी है। अगला 7वां आचार्य है, वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए 7वां आचार्य के रूप में अपन पढ़ेंगे आनंद वर्धन को। बहुत मस्त है, इसमें से सवाल आता है भाई। आनंद वर्धन, आनंद वर्धन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, पूरा आनंद वर्धन लिखेंगे ना अपन, पूरा आनंद वर्धन, ये आचार्य है ना भाई। आनंद वर्धन लिखेंगे ना, इसमें से आपकी सदी निकल जाएगी इसकी। आनंद वर्धन के पूरे वर्णों को गिन लो, 1 2 आ में, है ना भाई, 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी सदी कौन सी हो गई भाई? 9वीं सदी। ये लो, ऐसे याद करते हैं अपन, 9वीं सदी। अब देखो इसकी जो वो है ग्रंथ है, वो आपको याद रखना है। ग्रंथ क्या है? देखो ध्वनि बज रही है, आनंद आ रहा है, इतना से याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? ध्वनि बज रही है, आनंद आ रहा है भाई। तो देखो ग्रंथ कौन सा है इनका, ग्रंथ में यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ेगी अपन को इधर। तो देखो ग्रंथ कौन सा? ध्वनि बज रही है, आनंद आ रहा, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक, ये ध्वन्यालोक है। ये इनकी क्या है? ग्रंथ है या रचना है, कैसे भी आप याद रख सकते हो, ध्वन्यालोक रचना है। और मैंने ध्वनि बज रही है, आनंद आ रहा है ऐसे कहा है, तो क्यों कहा है? क्योंकि ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है।
ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। किसके प्रवर्तक है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। किसके प्रवर्तक है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन? आनंदवर्धन। तो हो गई ना, देखो आनंदवर्धन में से 9वीं सदी ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक, है ना। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। इस पर एक टीका लिखी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभिनव गुप्त द्वारा इस पर टीका लिखी गई है। तो टीका का नाम क्या है? टीका। और टीका किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने लिखी है। अभिनव गुप्त ने ही नाट्यशास्त्र की लिखी है, अभिनव भारती नाम से। लेकिन यहां किस नाम से लिखी है टीका? अभिनव गुप्त ने किस नाम से लिखी है? तो यहां ध्यान रखेंगे अपन, ये ध्वन्यालोक है ना, इसमें ही लोचन और जोड़ दिया, ध्वन्यालोक लोचन, बस ये काम कर दिया। ये इस नाम से, टीका का मतलब अनुवाद है किसका? किसका अनुवाद है ये? ध्वन्यालोक का। ध्वन्यालोक लोचन नाम से, इस नाम से लिखी है ये टीका। लिखी है किसने लिखी है? ये आपके अभिनव गुप्त ने क्या लिखी है? एक टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से। क्लियर है? बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी। इनकी जो प्रमुख परिभाषा है ना, काव्यस आत्मा ध्वनि, सारी बात ध्वनि के बारे में की है इन्होंने। काव्यस आत्मा ध्वनि, क्या कहा है इन्होंने? काव्यस आत्मा ध्वनि। तो परिभाषा देखो, काव्यस्य, काव्यसात्मा, काव्यसात्मा ध्वनि, बस सारी बात ध्वनि के बारे में की है। ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। काव्यसात्मा ध्वनि यानी काव्य की आत्मा ही ध्वनि है। काव्य की आत्मा ध्वनि है। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा ध्वनि है। किसने कहा है ये कहा है आनंदवर्धन ने। बताना कोई दिक्कत? एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब तो, आपको कोई परेशानी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो क्लियर है क्या? बिल्कुल, तो एकदम समझ जाएंगे। अब चलते हैं अपन आनंदवर्धन के बाद में अपन अब आते हैं, ये तो हमने कर लिए हैं क्या, देखो ध्यान से, अपन ने पढ़ लिए हैं ये 9वीं सदी तक के आचार्य। अब ये 10वीं सदी के 3-4 आचार्य हैं, उनमें हमसे गलती होती है, तो उनकी गलती होने ही नहीं दूंगा मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, वो याद रखनी है और आपको 10वीं सदी के आचार्य याद हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे। 10वीं सदी का आचार्य एक साथ याद करते हैं अपन। राजा ने कहा अभी धन नहीं है, 10 रुपए ले जा, कुंतक को दे दे। क्या क्या कह रहा हूं मैं? देखो ध्यान से, राजा ने कहा, राजा ने कहा अभी अभी धन नहीं है, धन नहीं है, 10 रुपए ले जा, 10 रुपए ले जा, कुंतक को दे दे, कुंतक को दे दे। ये कुंतक मांगने आया पैसे, तो राजा ने कहा कि भाई मेरे पास धन नहीं है, 10 रुपए ले जा, और किसी ने कहा, किसी से कह दिया कि ये कुंतक को दे दे। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे समझ में आ रहा होगा कि राजा से राजा भोज या भोजराज कह सकते हो आप, है ना। राजा, राजा भोज या भोजराज क्या कह सकते हो? राजा भोज कह सकते हो या राजा भोजराज अपन सीधा कह सकते हैं। एक बात, पहले राजशेखर लिख देता हूं, देखो ऊपर राजशेखर, इससे सही याद रहेगा, राजशेखर, है ना। और एक अपन को राजा भोज, राजा भोज कह सकते हैं अपन, या भोजराज, दोनों का मतलब एक ही है ना भाई। भोजराज, भोजराज, ये दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का, है ना भाई, ये दोनों का मतलब एक ही है। एक बात, राजा से तो ये याद रखना, अभी से क्या याद रखना आपको? अभिनव गुप्त, ये लिख लिया मैंने, अभी और नव और गुप्त, जिन्होंने टीका लिखी है वो अभिनव गुप्त है ये, ठीक है। इसके अलावा देखो धन, तो धन से आपको याद रखना धनंजय, कौन याद रखना है? धनंजय, है ना भाई। इसके बाद में 10 से क्या याद रखना है? इस 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है आपको 10वीं सदी, कौन सी है? 10वीं सदी,
ठीक है भाई। इसके बाद में वही आपको याद रखना है कुंतक। तो कुंतक से कौन है, कुंतक ही है। कौन है, कुंतक। तो भाई ये तो आपको याद हो गई ना। राजा ने कहा अभी धन नहीं है, 10 रुपए ले जा, कुंतक को दे दे। तो देखो राजशेखर है वो कौन सी सदी के है, तो आपको यहां ध्यान रख लेना है कौन सी सदी के है। तो ये है आपके 10वीं सदी के। कौन सी सदी के, 10वीं के। लेकिन ये दोनों मैंने एक साथ लिखे हैं ना, ये 11वीं सदी के है, बस इतना सा ध्यान रखना है। देखो है ना भाई, 11वीं सदी के हैं। अभिनव गुप्त कौन सी सदी के हैं, वही 10वीं सदी के हैं। धनंजय कौन सी सदी के हैं, वही 10वीं सदी के हैं। कुंतक कौन सी सदी के हैं, 10वीं सदी के हैं। तो हमको याद हो गई ना सबकी सदी। राजा ने कहा अभी धन नहीं है, 10 रुपए ले जा और कुंतक को दे दे, बस ऐसे याद करना है। कोई दिक्कत है, एकदम सरल है। तो अब हमारे पास में नंबर किसका आता है, राजशेखर का, है ना भाई। 8वां नंबर किसका आता है, राजशेखर का। तो ये लिख दिया मैंने, राजशेखर लिख दिया, राजशेखर। राजशेखर, तो राजशेखर की सदी अब याद करने की आवश्यकता है क्या आपको, है ना। राजशेखर की सदी, सदी तो हमको पता है कि 10वीं सदी है बस। और इसकी प्रमुख रचना है ना, वो आपको याद रख लेनी है बस थोड़ी सी, है ना। राजशेखर की जो रचना है वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, काव्य मीमांसा। क्या याद रखनी है, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, इसके बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि इनके ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य मीमांसा, बस इतना सा। इसके बाद में आप देखेंगे 9वें आचार्य के रूप में। 9वें आचार्य के रूप में, तो 9वां आचार्य ऐसा कोई क्रम नहीं है, ये तो मैं आपको क्रम से याद करा रहा हूँ। 9वां आचार्य कौन है, तो देखो अभी से क्या, आप सीधा सीधा ध्यान रख लो, अभिनव गुप्त। तो आप देखो, ये देखो अभिनव गुप्त, अभी आचार्य अभिनव गुप्त, मैंने आचार्य नहीं लगाया भाई, यहाँ भी आचार्य है ना। आचार्य अभिनव गुप्त, ये संस्कृत के आचार्य है भाई। आचार्य अभिनव गुप्त, अभिनव और गुप्त। अब आपको पता है सदी तो आपको याद हो ही गई, सदी तो आपको याद हो ही गई। कौन सी वाली बताओ, कौन सी सदी है, तो ये हो गई आपकी 10वीं सदी। 10वीं सदी। अब इसकी बात करेंगे रचनाओं की, तो इसकी रचना खुद की नहीं है, इसने 2 टीका लिखी है। वो टीका किस पर लिखी है, तो टीका तो आपको सभी को पता है, 2 टीका लिखी है इन्होंने। एक तो नाट्य शास्त्र पर लिखी है, और एक आपने वो क्या है, ध्वन्यालोक पर लिखी है। तो नाट्य शास्त्र पर लिखी, उसका नाम क्या है, अभिनव भारती। अभिनव, अभिनव भारती। एक रचना तो इनकी ये हो गई जो इन्होंने की खुद की नहीं है, टीका है। और एक है इनकी ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक लोचन। कौन सी है, ध्वन्यालोक लोचन। ये आपकी 2 रचना, ये लो, ये तुम्हारा अभिनव गुप्त याद हो गया। बताओ कोई दिक्कत आ रही है आपको, एकदम सरल है। तो आपको और पढ़ा देता हूं, 1 2 समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत है, एकदम सीधी है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। तो अपन ने 10वीं सदी तक के आचार्य यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। एक आपका धनंजय और एक आपका कुंतक और बच रहा है, ये दोनों को अपन और कर लेते हैं पूरा। तो 9वां आचार्य आपने पढ़ लिया है, 10वीं सदी तक पढ़ लेते हैं, बाकी के आचार्य अगली क्लास में देख लेंगे अपन। तो देखो 10 नंबर की बात करेंगे अपन, ये आपका 10 नंबर। 10 नंबर में देखेंगे अपन, तो ये है आपका धनंजय। धनंजय, तो हमको इस बात का, अच्छा आचार्य लिखा ही नहीं है अपन ने, आचार्य धनंजय, आचार्य धनन और जय, आचार्य धनंजय। तो आचार्य जो धनंजय है, इनकी सदी कौन सी है, तो हमने पहले से ही रट रखी है, 10वीं सदी है। कौन सी है, 10वीं सदी है। और इनकी रचना का नाम, आपको ग्रंथ का नाम ध्यान रखना है, 10वीं सदी से 10 रूपक। कौन सी है, 10 रूपक, 10 रूपक। ये लो, हो गया ना काम, इतनी सीधी, 10 रूपक इनके ग्रंथ का नाम है। इतना सा ही पूछता है इसमें से, तो जिसमें से जितना पूछता है ना उतना ही हम याद रखेंगे, है ना भाई। इसके बाद है कुंतक। कुंतक कौन है आपके, कुंतक। तो देखिए ये 11वें नंबर के आचार्य लिख दिया मैंने, आचार्य कुंतक, आचार्य, आचार्य कुंतक। हो गए आचार्य कुंतक।
तो आचार्य कुंतक कौन सी सदी के आचार्य है? तो हमने अभी देखा है कि 10वीं सदी के हैं, 10वीं सदी के है ना भाई। इसके बाद में इनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो ग्रंथ देख लीजिए आप, यहां बता देता हूं मैं आपको ग्रंथ। तो देखो ग्रंथ है वो कौन सा है इनका? आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम। क्या नाम है? वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जीवितम। क्या है? वक्रोक्ति जीवितम इनके ग्रंथ का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। वह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आता है ये इकहरे में, लेकिन मैंने डबल लगा दिया है गलती से, आपको मैं मिटाई देता हूं। सिंगल ही होता है ना भाई। तो वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना का नाम है, और वक्रोक्ति जीवितम से ही याद रखोगे वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कर लोगे, है ना? एकदम सरल है, एकदम सरल है। अब घबरा जाते कैसे याद करे, हो गए नहीं हो चुटकियों में। मजे आते हैं पढ़ने में, जब हम क्रम वाइज किसी चीज को पढ़ते हैं, व्यवस्थित करके पढ़ते हैं, तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है ना भाई? आ रहा होगा आपको आनंद। अब इनकी एक परिभाषा है, वैसे आप याद रखो तो रख लो, नहीं तो कभी कभी क्या है पूछ ही लेता है। बड़ी परिभाषा है, शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी। लिख ही देता हूं, चलो लो, तुम भी क्या याद रखोगे। शब्दार्थो, शब्दार्थो सहितो, शब्दार्थो सहितो वक्र, वक्र व्यापार शालिनी। वंदे व्यवस्थितौ, शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितौ, वंदे व्यवस्थितौ। वंदे व्यवस्थितौ। और काव्यम तद विह्लादकारिणी, काव्यम तद विह्लादकारिणी, विह्लादकारिणी। ये देखो इतनी बड़ी परिभाषा है इसकी, तो कोई ज्यादा टेंशन में नहीं है इसको याद करके। तो आपको इतना सा कि ध्यान रखना है, शब्दार्थ सही तो उसमें भी आ रहा है, वहां पर वक्र व्यापार शालिनी से समझ जाओगे कि ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है कौन? आचार्य कुंतक। क्लियर है? तो ये हो गए अपन के, कौन हो गए हैं? कुंतक 10वीं सदी तक के आचार्य कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन के 11वीं सदी के आचार्य है, उसके बारे में अपन को 11वीं सदी को और पूरा कर देते हैं, फिर 12वीं ही रहेगी, है ना भाई? तो ये आपके एक और ले लेते हैं अपन 11वीं सदी के आचार्य। तो देखिए अपन ने 11वां पढ़ लिया ना, ये 12वां पढ़ेंगे अपन। तो आपने क्या पढ़ा अभी? राजा भोज या भोजराज, आचार्य राजा भोज, आचार्य भोजराज कह दें, या अपन क्या कह दे? राजा भोज। और ये है आपके भोजराज 11वीं सदी के, 11वीं सदी याद की थी अपन ने अभी। अच्छा बात करें इनके ग्रंथ की, तो ग्रंथ की कौन सा है? ग्रंथ इनका बहुत महत्वपूर्ण है भाई, कई बार इसका ग्रंथ पूछा गया, सरस्वती कंठावरण। क्या है? सरस्वती कंठावरण। ये आपको याद रखना है ना भाई? सरस्वती कंठावरण, सरस्वती कंठावरण, है ना? ये अपन को याद रख लेना है इनका ग्रंथ। बस इतना सा ही पूछा जाता है आचार्य भोज में से। इसके बाद में 11वीं सदी में एक आचार्य आते हैं क्षेमेंद्र। कौन आते हैं? क्षेमेंद्र। देखो 13वें नंबर पर क्षेमेंद्र, आचार्य, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र आते हैं। तो ये क्षेमेंद्र भी कौन सी सदी के? 11वीं सदी के। वेरी मोस्ट है, यहाँ से भी सवाल कई बार पूछा गया है। 11वीं सदी के क्षेमेंद्र। और क्षेमेंद्र की जो रचना है वो आपकी औचित्य विचार चर्चा है। कौन सी है? औचित्य विचार चर्चा।
औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा। तो ये इनकी कौन सी है रचना? औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की है। और क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का क्या कहा जाता है? प्रवर्तक। बस इतना सा ही ध्यान रखेंगे, औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक, औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक, प्रवर्तक। तो देखिए साथियों, मैंने आपको 11वीं सदी तक के पूरे आचार्य कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। अब कल अपन अगली जो क्लास में पढ़ेंगे वो 12वीं सदी के आचार्य पढ़ेंगे। इसके बाद में सभी आचार्यों को एक साथ में 2 मिनट में याद कर देंगे कंप्लीट को। और इसके बाद अपन पढ़ना चालू करेंगे अलंकारों को, फिर छंद को, फिर शब्द शक्ति को, काव्य गुण है, काव्य दोष है, रीति है ना। ऐसे आपका भारतीय काव्यशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे। दोनों को पढ़ने के बाद में बीच बीच में मैं आपको इतिहास की क्लास, है ना, कल आपको मैं 1-2 क्लास इतिहास की देने वाला हूं। तो इतिहास की भी क्लास आप तैयार रखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये पूरा होता ही एक इसमें टेस्ट सीरीज लाएंगे अपन 30-40% की, वो टेस्ट सीरीज हल करेंगे और साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। कैसी क्लास लग रही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें और सुधार क्या करना चाहिए, तो वो मैं सुधार करता चलूँगा साथियों। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर ले, शेयर भी करें साथियों। थैंक यू सो मच।